Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I'm Dr. Mukesh Parik, and you know that we are solving these questions from the previous years of English Literature, Unit Number 1 Drama. और अब तक हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 4 वीडियोस इसके बन गए हैं। अब एक देखिए, ये 2017 का दिसंबर का ही पेपर है, इसमें ये कॉन्ग्रीव का वे ऑफ द वर्ल्ड का क्वेश्चन आया है और ये आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है। इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दी एपिलोग, अच्छा एक तो हमें ये एपिलोग पता होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को कि एपिलोग का क्या मतलब होता है। प्ले के बिल्कुल बाद में एक कोई ना कोई कैरेक्टर आकर के और कुछ बोलता है, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपिलोग, हिंदी में बोलते हैं उपसंहार। और विलियम कॉन्ग्रीव एक रेस्टोरेशन एज के राइटर है। रेस्टोरेशन एज के जो प्लेज होते हैं वो मोस्टली कॉमेडीज होती थी और उन कॉमेडीज के अंदर आपको सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती थी। ठीक है, तो वे ऑफ द वर्ल्ड, अब उस प्ले के अंदर देयर इज अ वार्निंग। उस प्ले में क्या होता है कि पूरा प्ले खत्म होने के बाद में स्टेज के ऊपर एक एपिलोग पढ़ा जाता है और एपिलोग में एक वार्निंग दी गई है कि अदर्स देयर आर दो हुज मैलिस वी वुड प्रिवेंट। ऐसे लोग हैं जिनकी जो नफरत है उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे। सच हु वॉच प्लेज, जैसे जो प्लेज को देखते हैं हमारे, विथ स्करिलस इंटेंट। स्करिलस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेक्सुअल या वल्गर। इंटेंट का मतलब इंटेंशन। जो लोग हमारे प्ले को गलत नियत से देखते हैं, वल्गर समझते हैं, टू मार्क आउट हु बाय कैरेक्टर्स आर मेंट, और वो मार्क आउट करते हैं हमारे प्ले को कि कैरेक्टर्स को, जबकि हमने वो कैरेक्टर्स किस चीज के लिए लिखे हैं। मेंट का मतलब है हमारा क्या मीनिंग होता है, डैश दीज विद फॉल्स ग्लॉसेस फीड देयर ओन इल नेचर। कहता है कि हमने तो अपने कैरेक्टर्स को खराब नहीं लिखा है, लेकिन जो हमारे कैरेक्टर्स को इस नजर से देखते हैं कि ये कैरेक्टर्स खराब हैं, और वो ग्लॉस ओवर एक वर्ड होता है बच्चों। ग्लॉसेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टाल जाना या उसको लाइटली ले लेना, उसका अपना खुद का एक मीनिंग निकाल लेना। तो फॉल्स ग्लॉसेस मतलब जो लोग गलत मीनिंग निकालते हैं और अपने इल नेचर को, होते वो खुद नेचर से गंदे हैं और अपने आप को भर लेते हैं। एंड टर्न टू लाइबल। लाइबल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। व्हाट वाज मेंट अ सटायर, कहता है कि हमने तो जो सटायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज के ऊपर कटाक्ष करने के लिए कैरेक्टर क्रिएट किया है, लेकिन वो उसको सेक्सुअल समझ करके अपनी मर्जी से मीनिंग निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए हम एक वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा हमने कोई कैरेक्टर नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दैट वार्निंग। क्वेश्चन है कि भाई वो वार्निंग क्या है। एपिलोग का उन्होंने एक हिस्सा दे दिया हमें। तो पहला है कि क्रिटिक्स शुड नॉट बी इल नेचर्ड एंड मैलिशियस। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिटिक्स को इल नेचर्ड, जबकि आपको मालूम है कि ज्यादातर क्रिटिक्स जो होते हैं वो नेचर से खराब होते हैं। और मैलिशियस का मतलब क्या होता है, उनकी नीयत मोस्टली खराब होती है। दूसरा, क्रिटिक्स शुड नॉट लुक फॉर पोर्ट्रेट ऑफ रियल पीपल इन द प्लेस कैरेक्टर्स। ये इसका आंसर है और वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि कॉन्ग्रीव ने, कॉन्ग्रीव के प्ले को बच्चों तारीफ भी बहुत मिली थी। आपको मालूम होना चाहिए कि रिचर्ड स्टील ने, जो कि अपने आप में बहुत बड़े एक राइटर थे, ऐसे राइटर थे, उन्होंने इसके प्रेज में, जब ये प्ले पब्लिश हुआ था तो उनकी एक बाकायदा एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें ही हैज प्रेज्ड दिस प्ले। एक ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं मतलब यहाँ पे रिचर्ड स्टील, जिसका नाम हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेक्टेटर क्लब जैसा एक अखबार निकाला, एक ऐसे ऐसे का सीरीज स्टार्ट किया कि भाई हमने क्रिटिक्स को, जो रियल लोग हैं वो इन कैरेक्टर्स में नजर नहीं आने चाहिए। एंड रिमेंबर दैट द प्ले इज अ सोशल सटायर, यानी कि हम केवल एक सोशल सटायर के तौर पे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हम लोगों ने, इसमें आपको रियल लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्रिटिक्स शुड अवॉइड राइटिंग मैलिशियस रिव्यूज। अब ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्रिटिक्स तो मोस्टली गलत रिव्यू लिखते ही हैं। लेस्ट दे बी चार्ज्ड विद लाइबल, नहीं तो अगर ऐसा उन्होंने करना बंद नहीं किया तो उनको हम भी क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिक्स शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द रियल लाइफ इक्विवेलेंट फॉर ईच कैरेक्टर। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम रियल लाइफ इक्विवेलेंट ढूंढ लो, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स तो टाइप है। 100% जिसके लिए मना किया जा रहा है वही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, तो आंसर समझ में आ गया होगा।
अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये प्ले थोड़ा सा डिस्कस करूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एपिलॉग में से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जरा कि आंसर आपको बता ही दिया कि सेकंड है, इन द एपिलॉग टू विलियम कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्ग्रीव वॉर्न्स अगेंस्ट पीपल हु वॉच अ प्ले merely टू आइडेंटिफाई रियल लाइफ पर्सन्स बिहाइंड इट्स कैरेक्टर्स। आपको याद रखना है, उसकी कोई नियत नहीं है कि मैं जो भी मिलामेंट दिखा रहा हूं, मिराबेल दिखा रहा हूं, लेडी विशफोर्ट दिखा रहा हूं, फॉइबल दिखा रहा हूं, आपको किसी भी कैरेक्टर को रियल नहीं समझना है। ही सेज दैट सच मैलिशियस स्पेक्टेटर्स, बुरी नियत वाले जो इस तरह के दर्शक हैं, may take what was intended as satire। हम तो समाज के ऊपर सटायर कर रहे हैं, ह्यूमरस क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सोशल बिहेवियर के ऊपर, एंड टर्न इट इनटू लाइबल, और वो उसको क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने कल दिमागी नक्सल बोला, तो किस लिए बोला, कौन से लोगों के लिए बोला, उसको बिना समझे कई लोग इसको पर्सनली लेकर के और अपने अपने भड़ास निकाल रहे हैं। तो बाय क्लेमिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, so the warning is essentially don't try to identify real people behind fictional characters। ये फिक्शन है, ड्रामा एक फिक्शन होता है, उसके पीछे रियल लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करो। द प्ले इज मेंट एज अ सोशल सटायर नॉट पर्सनल अटैक। ठीक है, तो अब ये रिवीजन हो गई आपकी अच्छी तरह से। अब ध्यान से देखिए जरा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए कि विलियम कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ प्ले है, ठीक है, 1670 से 1729, ठीक है, और ये प्ले लिखा गया था 1700 में। रेस्टोरेशन कॉमेडी है, जिसके अंदर इसको हम मानेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब है लोगों के तौर तरीके, अमीर लोगों के खास तौर पे इसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के लिए, जिसके लिए आप मेरा वीडियो देखने के लिए आए हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट लिखें, बुरा कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 1699 में लिखा गया था, जब हम कह रहे हैं कि भाई रेस्टोरेशन एज बिल्कुल अपने लास्ट में चल रही है। 1700 में परफॉर्म हुआ, और ये जैकब टॉनसन लंदन ने इसको पब्लिश किया। लिंकन्स इन फील्ड्स थिएटर में इसको सबसे पहले परफॉर्म कराया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। और तीसरा क्वेश्चन जो मैं बहुत पहले एक बार पहले भी बता चुका हूं, ये आया हुआ है एग्जाम में, कि ये स्टार्टिंग में एक इनिशियल ग्रेट सक्सेस नहीं था। ऑडियंस फाउंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब ये जो इस प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स जो षड्यंत्र कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लोगों को वो समझ में नहीं आए। सो कॉन्ग्रीव हिमसेल्फ सेड इट्स सक्सेस वाज ऑलमोस्ट बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन। फिर धीरे धीरे जब ये प्ले फेमस होने लगा तो उनको लगा कि यार ये लोगों को समझ कैसे आ रहा है, उनको खुद को ही ताजुब हुआ। लेटर इट बिकेम रिगार्डेड एज हिज मास्टरपीस, और आज तक ये मास्टरपीस है, और हम देखते हैं कि लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसमें 5 एक्ट्स हैं और 64 सीन्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्ट नंबर 1 में 9 सीन है, सेकंड में भी 9 है, फिर 18 है, ऐसे करके सबसे थर्ड एक्ट में सबसे ज्यादा सीन है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर है कौन सी एज को दिखा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए ये 17th सेंचुरी को दिखा रहा है लंदन की, और इसमें ड्रामेटिक यूनिटीज का ध्यान रखा गया है, यानी कि पूरे एक दिन की कहानी दिखाई गई है इसमें। ड्रामेटिक यूनिटीज 3 तरह की होती हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। तो क्लासिकली सही तरीके से लिखा हुआ प्ले है। फैशनेबल अपर क्लास सोसाइटी दिखाई है लंदन की। मिराबेल हमारा हीरो है, मिलामेंट हमारी हीरोइन है, लेडी विशफोर्ड जो है वो मिलामेंट की आंट है, ये इसके घर में रहती है। फेनॉल एक विलन है और मिसेस फेनॉल का हस्बैंड है। मिसेस मारवुड फेनॉल की पुरानी मिस्ट्रेस है। मिसेस फेनॉल मिसेस मारवुड, और मिसेस फेनॉल यानी इस फेनॉल की जो वाइफ है लेडी विशफोर्ड की डॉटर है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि फेनॉल पूरे विलन का काम करता है, लेडी विशफोर्ड को फंसाने का काम करता है, लेकिन लास्ट के अंदर जो हमारा हीरो है मिराबेल, वो उसको बचा लेता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लेडी विशफोर्ड में और फेनॉल में क्या रिलेशनशिप है, तो वो उसका दामाद लगता है। विटवुड एंड पेट्यूलेंट है, ये फॉल्स फैशनेबल विट्स हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी में फॉल्स विट्स बहुत दिखाई है। विट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो एक्चुअल में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, लेकिन तब भी जानबूझ करके लैंग्वेज पे कमांड शो करने की कोशिश करते हैं। सर विलफुल एक कंट्री जेंटलमैन दिखाए हैं, यानी कि गांव के।
वेटवेल मिराबेल की सर्वेंट है, ठीक है, और फॉइबल लेडी विशफोर्ड की मेड है, ठीक है, और मिंसिंग मिलामेंट की मेड है। तो ये आपको, ये बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी कैरेक्टर पे बार बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कबाल पे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने प्ले जब क्लास में पढ़ाया था तब कबाल वर्ड डिस्कस किया था, और अगर कोई बच्चा भूल गया है तो अब इसको ध्यान से देखेगा, इंग्लिश कॉस्मोस के स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे वीडियो को। लेडीज जो होती हैं वो गॉसिप करती हैं सीक्रेट सोसाइटी में, मतलब रात को अकेले बैठ गई अलग अलग लोगों की बुराइयां करना या सीक्रेट शेयर करना कि वो किस किस लड़के के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और ये 3 बार वीक में मिलती थी, उनको कबाल नाइट्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दे डिस्कस एंड जज द रेपुटेशंस ऑफ पीपल इन फैशनेबल सोसाइटी, कि कौन किसके पास कितना पैसा है और कौन सी लड़की किसके लिए सुटेबल रहेगी। तो लेडी विशफोर्ड इज इट्स फाउंडिंग और लीडिंग फिगर, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जो एक्ट फर्स्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो मिराबल जो है वो डिस्कस कर रहा है कि यार आज, ये देखिए मैंने लिखा है, मतलब इसमें ये दिखा है कि यार आज कबाल मीटिंग है इनकी, आज ये लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और ये शायद चुपके से उस कबाल मीटिंग को सुनते हैं। फिर एक इसमें क्वेश्चन आता है प्रोवाइजो सीन का। प्रोवाइजो सीन वर्ल्ड फेमस है, इसकी वजह से ये प्ले फेमस है बच्चों। इसमें क्या होता है कि होने वाले हस्बैंड वाइफ बैठ करके पहले टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितना फ्रीडम के साथ रहेगा, और इस तरह की चीजें पहले नहीं होती थी। तो इसमें फेमस नेगोशिएशन बिटवीन मिराबल एंड मिलामेंट, जो हमारे हीरो हीरोइन है, अबाउट द कंडीशंस ऑफ देयर मैरिज। दे इंसिस्ट ऑन रिटेनिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ये प्ले की आयरनी है, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट व्हेन समबडी गेट्स मैरिड तो वो एक दूसरे के लिए टाइम देना पड़ता है और आपकी फ्रीडम एक्चुअल में खत्म हो जाती है। लेकिन ये शादी भी करना चाह रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करना चाह रहे हैं, या अपनी इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाह रहे हैं। मेन प्लॉट क्या है कि मिराबेल जो है वो मिलामेंट नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन मिलामेंट की जो आंट है जिसका नाम है लेडी विशफोर्ड, ये क्या करती है, मैरिज को अपोज करती है। और साथ में एक नई चीज भी है कि मिलामेंट का कुछ पैसा 6,000 के आसपास उस आंटी के पास में है, और वो तब उसको देगी जब वो अपनी मर्जी से, यानी कि लेडी विशफोर्ड की मर्जी से कहीं शादी करेगी, जबकि ये लड़की ऑलरेडी मिराबेल से प्यार करती है। तो मिराबेल क्या करता है, एक ट्रिक करता है। वो क्या करता है, अच्छा लेडी विशफोर्ड जो है वो एक विडो है, लेकिन अब ये इसको जवान होते हुए दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारा मेकअप करवाती है, पेंट 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 ऐसा करके एक डायलॉग भी आता है। और वो क्या करता है मिराबेल के लेडी विशफोर्ड को ना, अपने सर्वेंट को, वेटवेल जिसका नाम है, उसको सर रॉलैंड, सर लगने का मतलब है कि उसको एक एरिस्टोक्रेटिक आदमी बना करके और लेडी विशफोर्ड के सामने पेश करता है कि ये आपका हाथ मांगने आया है। तो ये बहुत खुश होती है कि लगता है मेरी भी शादी वादी हो जाएगी दोबारा से। तो मीनवाइल फेनॉल एंड मिसेस मारवुड प्लॉट अगेंस्ट मिराबेल। तो क्योंकि मिसेस मारवुड का पिछला प्रेमी है मिराबेल, तो ये चाहती नहीं है कि इसकी शादी हो, और फेनॉल जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी शादी हो मिलामेंट की, क्योंकि ये जो पैसा है वो अपने घर में रखना चाहता है, अपनी सास का पैसा। ठीक है, यहां से आपको ये कुछ हद तक क्लियर होगा। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। देखिए कहानी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अगर हम कहानी डिस्कस कर लेते तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। फिर इसमें मेनली ये कहानी थी। फिर आगे आ जाओ, देखो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें। लव है, मैरिज है, मनी है, इनहेरिटेंस है और षड्यंत्र है। अब इसमें कौन कौन से प्लेसेस दिखाए गए हैं, इसका क्वेश्चन आता है। चॉकलेट हाउस, एक्ट नंबर 1 में द प्ले स्टार्ट्स इन अ चॉकलेट हाउस, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। फिर इसमें जो लंदन का बहुत फेमस पार्क है जिसको अपन सेंट जेम्स पार्क बोलते हैं, जहां पर मॉल है, मॉल उस सड़क का नाम है। आज जितने भी मॉल वर्ड आए हैं ना, ये लंदन के उस जगह के नाम से ही आए हैं। वहां पे फैशनेबल लोग शाम को वॉक करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, हाथों में हाथ डाल करके ऐसे घूमते हैं एरिस्टोक्रेटिक लोग। तो वो उनका, आपको पता, शो ऑफ करने का तरीका अपने कपड़े। ये एक्ट सेकंड में दिखाया गया है। लेडी विशफोर्ड का हाउस दिखाया गया है एक्ट थर्ड में से लेकर के सीन 5 तक है, बल्कि पूरा जो प्ले है वो लास्ट 3 एक्ट में लेडी विशफोर्ड के घर में होता है। अदर लंदन रेफरेंसेस इंक्लूड, जैसे कॉवेंट गार्डन का रेफरेंस आता है जहां पे ड्रामा परफॉर्म होते हैं। फॉल मॉल फेमस है, ड्यूक्स पैलेस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आता है कि हाउ इट बिगिंस ओपन्स इन अ चॉकलेट हाउस, मैं बता चुका हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है।
विद मिराबेल एंड फेनॉल प्लेइंग कार्ड्स, इसमें कार्ड का गेम खेल रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ में वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, मिलामेंट, लेडी विशफोर्ड एंड द फैशनेबल वर्ल्ड। तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि एक ऐसा ड्रामा दिखाया गया जिसमें एरिस्टोक्रेटिक लोग जो हैं उनके पास कोई सिस्टमैटिक सिंसियर बातचीत करने का मुद्दा नहीं है, एंड दे आर जस्ट वाइलिंग अवे देयर टाइम। फिर ये खत्म कैसे होता है कि फेनॉल जो उनका दामाद है उसकी कॉन्स्पिरेसी खत्म खराब हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। मिराबेल्स अर्लियर अरेंजमेंट कंसर्निंग मिसेस फेनॉल्स प्रॉपर्टी सेव्स हर फॉर्चून। इसमें ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको कि मिराबेल एक्चुअल में क्या है कि मिराबेल का जो खुद का पैसा उसकी आंटी के पास में है वो सेव हो जाता है, और फेनॉल इज डिफीटेड, और मिराबेल एंड मिलामेंट लास्ट में शादी के लिए बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। मेजर थीम क्या है, मैरिज, मनी, प्रॉपर्टी, डिसेप्शन, रेपुटेशन। तो ये थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। जेंडर रिलेशंस हो गए, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी हो गई कि लेडी विशफोर्ड उम्र में बहुत ज्यादा है लेकिन मेकअप करके कम नजर आ रही है। मनी is deciding every love affair. Even the Cabal nights, the women are discussing कि कौन कितना अमीर है, और उनकी जो रेपुटेशन है वो कपड़ों के ऊपर टिकी हुई है ना। विट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना विटी आप बोलोगे, आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, द लैंग्वेज यू यूज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उस पर भी एक सटायर हो गया कि ये सोशल मैनर्स है कि आप इंसान के कैरेक्टर को कैसे जज करते हो। ओके, और प्रोवाइजो सीन मिराबेल और मिलामेंट के बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि इस ड्रामा का कोई क्रिटिसिज्म हुआ है क्या। यस, हुआ है। द प्ले अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेरेमी कॉलियर्स अटैक ऑन द इमोरालिटी ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। देखिए, जेरेमी कॉलियर का नाम आपको याद रखना है। जेरेमी कॉलियर ने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उनने प्रोफेननेस एंड इमोरालिटी ऑन द स्टेज करके एक डॉक्यूमेंट लिखा था। दोबारा बात करता हूं, एक ऐसा मतलब अटैक लिखा था जिससे उन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो रेस्टोरेशन प्लेज हैं ये बहुत वल्गर चीजें स्टेज के ऊपर दिखाते हैं जिससे आने वाले समय में समाज पे गलत असर पड़ेगा। द प्ले वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल्स एंड डिस्कवरीज। एपिलोग में क्या कहा गया, जिसपे आपने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा है कि warns against spectators who identify real people behind fictional characters and turn satire into libel। तो यह आपके डायरेक्टली जो एमसीक्यू हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में वन लाइन समरी भी आप लोग देख सकते हैं। देखो, टाइम लगा लेकिन ये प्ले तैयार हो गया ना आपका। मिराबेल किससे प्यार करती है, करता है मिलामेंट से, ये हीरोइन है। लेडी विशफोर्ड क्या करती है, उनकी मैरिज को ब्लॉक करती है। मिराबेल प्लान्स द सर रोलैंड ट्रिक, अपने सर्वेंट को रोलैंड बना करके पेश करता है। फेनॉल डिस्कवर्स द इंट्रिग, उसको ये षड्यंत्र समझ में आ जाता है और वो पैसा ऐंठना चाहता है कि मैं सारी पोल खोल दूंगा कि इतनी बुढ़िया होकर के और तू इस तरह से शादी करना चाह रही है, और वो जिससे तू करना चाह रही है वो एक नौकर है, ये बात सबको पता चलेगी तो तेरी इंसल्ट होगी, ये पैसा मेरे नाम कर। मिसेस फेनॉल्स प्रॉपर्टी अरेंजमेंट डिफीट्स फेनॉल, लेकिन प्रॉपर्टी अरेंजमेंट मिराबेल पहले ही कुछ ऐसा करवा देता है कि फेनॉल के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर लास्ट में मिराबेल एंड मिलामेंट क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, और साथ में जो हमारी लेडी विशफोर्ड है उसकी आंट है, उसका रेपुटेशन भी सेव हो जाता है, ठीक है। टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड क्यों रखा, इसको भी हमें थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। द वे ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है जिसको अपन बोलते हैं ना संसार की जानकारी होना, या अपन बोलते हैं ना दुनियादारी आना। तो दुनियादारी किस पर टिकी हुई है, पैसे पे टिकी हुई है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि शेक्सपियर के मैकबेथ में हु वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है हर तरह के एग्जाम्स में कि इस पूरे प्ले के अंदर एक चीज टिकी हुई है कि जो विचेस होती हैं वो ये भविष्यवाणी करती है कि भाई मैकबेथ तू कभी नहीं मरेगा, इंसान औरत के पेट से निकला हुआ तो तुझे कभी भी नहीं मार सकता। हाँ, कोई पेट चीर करके बाहर आया हो वो अलग बात है। तो ये इस बात को लिटरली ले लेता है क्योंकि सारे लोग माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन सिजेरियन बर्थ भी तो हो सकता है, यानी उस जमाने में भी इक्का दुक्का बर्थ सिजेरियन होता था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है क्योंकि फिर वो हमारे हैमलेट को सॉरी हमारे मैकबेथ को मारता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, मैकबेथ, मैकडफ, डंकन और मेलकॉन। तो आपको सबको मालूम है कि जो डंकन है वो राजा है, ठीक है, मेलकॉम उसका बेटा था, और मैकबेथ तो खुद हीरो ही है हमारा। तो मैकडफ जो है वो उसको मारता है, और उसकी अनटाइमली रिप्ट का मतलब है कि उसको सिजेरियन बर्थ के द्वारा पैदा किया जाता है रेदर देन बीइंग बोर्न थ्रू नॉर्मल लेबर।
लेबर पेन से वो पैदा नहीं होता। सो दिस इज व्हाई द विचेस प्रोफेसी नन ऑफ वुमन बॉर्न, ये मैंने लिखा है कि औरत का पैदा किया हुआ शेल हार्म मैकबेथ, नहीं कर पाएगा तेरे को हार्म, डज नॉट प्रोटेक्ट मैकबेथ फ्रॉम मैकडफ। तो शेक्सपियर ने क्या दिखाया कि प्रोफेसीज पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी रिवीजन करें अल्ट्रा शॉर्ट। इस प्ले को किसने लिखा? शेक्सपियर ने। ट्रेजेडी है, 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है, 28 सीन्स है जो ज्यादातर होते थे। स्कॉटलैंड इसकी सेटिंग दिखाई गई है, कुछ सीन इक्का दुक्का इंग्लैंड में, ये भी क्वेश्चन बन गया। फिर इसमें 3 विचेस से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना। इसका एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको। थंडर और लाइटनिंग के बीच में आती है और विचेस से स्टार्ट होता है। हीरो मैकबेथ है, थेन ऑफ ग्लेमिस है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो शुरू में थेन मतलब एक पदवी है, ग्लेमिस का एक थेन है वो, और राजा उसको क्या बना देता है? थेन ऑफ कॉडोर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो किंग बनता है। तो ये उसका एक ग्राफ है कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्ले स्टार्ट हुआ तो वो थेन ऑफ ग्लेमिस के तौर पर भेजा जाता है, फिर वो थेन ऑफ कॉडोर बनता है, उसको वहीं पर राजा पदवी दे देता है जब ये एक रेबिलियन को रोकता है। और फिर इसके मन में आता है विचिस से मिलकर के कि मैं राजा बन सकता हूं, क्योंकि वो प्रोफेसी करती है कि तू राजा बनेगा, पर तेरा पैदा किया हुआ राजा नहीं बनेगा, है ना। फिर इसमें हीरोइन लेडी मैकबेथ है, जिस राजा का मर्डर होता है उसका नाम डंकन है। मैकबेथ का फ्रेंड जो मैकबेथ के साथ है, विच इज जिसके बारे में प्रोफेसी करती है, वो बैंको है। बैंको को कहती है, वो पूछता है कि मेरे बारे में भी बताओ, तो वो कहती है कि भाई बैंको तेरा बेटा राजा बनेगा। तो इसीलिए फिर वो जो मैकबेथ है वो बैंको को मारना चाहता है, और बैंको और उसका लड़का फ्लियंस जो होता है, तो बैंको को तो मरवा देता है लेकिन फ्लियंस भाग जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द प्ले द प्रोफेसीज विच आर गिवन बाय और डन बाय द विचेस आर फॉल्सिफाइंग एवरी स्टेप एट एवरी स्टेप। अच्छा, मैकडफ जो है वो थेन ऑफ 5 है, अल्टीमेटली वो हमारे मैकबेथ को मार देता है, इसी का क्वेश्चन आया हुआ है। मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ है। देखिए, मैकडफ की वाइफ को मारा जाता है, मैकडफ के बेटे को उछाल करके और तलवार में ऐसे ले लिया जाता है। ये सबसे क्रूअल सीन दिखाया है। इसकी वजह से जब इसको ये खबर मिलती है तो ये बदला लेने की कसम खाता है। तो डंकन के बेटे कौन है? मैंने बताया था, मैलकॉम और डोनाल्बिन, ठीक है। ये राजा जो था उसके 2 बेटे, ये दोनों भी भाग जाते हैं अपनी जान बचा करके, जब उनको पता चलता है कि मेरे फादर का मर्डर हो गया है आधी रात को। फिर इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए? देखिए कि हमारा ये प्ले रिवाइज हो जाए अच्छा खासा, कि 3 इसमें एक यंग सीवर्ड आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपरनेचुरल फिगर्स में 3 विचेस हैं जिनको प्ले में बार बार वियर्ड सिस्टर्स कहा गया है, और एक उनकी रानी है, उनकी मालकिन है जिसका नाम हेकेट है। ये आपको क्वेश्चन अब की बार आ जाएगा। और एक दो कुछ भूत दिखाए जिनको अपैरिशंस बोलते हैं, ठीक है। मेन प्रोफेसी क्या होती है कि मैकबेथ विल बिकम किंग, पहली प्रोफेसी, ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा कि बैंको के डिसेंडेंट्स क्या बनेंगे? राजा, ठीक है। ये पहली प्रोफेसी है जो विचेस करती है। फेटल प्रोफेसी क्या है कि नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, जबकि वो मार डालता है मैकडफ उसको। मैकडफ की प्रोफेसी क्या है कि मैकडफ वाज फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रिप्ड, जो हम अभी भी पढ़ के हटे। इसमें फेमस सीन्स आते हैं विजन के, मतलब कुछ हेल्यूसिनेशंस दिखाए हैं कि जब डैगर लेकर के और डंकन को मारने के लिए मैकबेथ जाता है, तो वो क्या देखता है कि उसकी जो तलवार है वो हवा में लहरा रही है। फिर दूसरी बार उसका दिमाग का संतुलन खोता है कि वो आपको मालूम है कि बैंको को मरवा चुका है और राजा बन चुका है, तो वहां पे उसको बैंक्वेट हॉल में बैंको का भूत नजर आता है, उसके साथ वो बातचीत करने लगता है। तब लेडी मैकबेथ क्या करती है? इस सिचुएशन संभालती है और बाकी सब लोगों को अपने घर भेजती है कि इनकी तबीयत खराब है, ठीक है। और इसके बाद 3 भूत का कॉन्सेप्ट आता है, जब इसको 3 भूत दिखते हैं, ठीक है। अपैरिशंस में कौन कौन आता है? कौन कौन 3 भूत है? देखो, एक भूत आता है जिसके सिर के ऊपर आर्मी के कपड़े पहने हुए, एक ब्लडी चाइल्ड है। वो ब्लडी चाइल्ड का भूत कौन है? जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मैकडफ के लड़के को हवा में उछाल करके ऐसे तलवार में बीन दिया था, ठीक है। और तीसरा दिखाया क्राउन्ड चाइल्ड विद अ ट्री, कि आने वाले समय में जो फ्लियंस और उनके लोग राजा बनेंगे। फिर बिरनाम वुड का कॉन्सेप्ट है कि दूसरी बार जाता है कि भाई मेरे को मेरा फ्यूचर क्या है, तो वो बताती है कि भाई तेरा फ्यूचर ये है कि जब तक बिरनाम का जंगल उठ के नहीं आ जाता तुझे कोई नहीं मार सकता।
तो आपको मालूम है कि वो क्या करते हैं, सारी आर्मी वाले जंगल में एक एक टहनियां तोड़ लेते हैं और घोड़े के ऊपर रख लेते हैं, और फिर दूर से ऐसा लगता है कि जंगल चल रहा है। तो अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स डनसिनेन, किले का नाम है मैकबेथ के। व्हेन मेलकॉम्स आर्मी कैरीज ब्रांचेस, तो ये बिरनैम वुड का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेडी मैकबेथ कौन है? ये धीरे धीरे पागल हो जाती है गिल्ट की वजह से, क्योंकि शी इज द इंस्ट्रूमेंट इन किलिंग डंकन। यही उकसाती है, यही भड़काती है, और ये लास्ट में अपने हस्बैंड से तलवार लेकर के खुद मर्डर करती है। और उसका स्लीप वॉकिंग सीन बहुत फेमस है इस प्ले के अंदर। मैकबेथ का एंड क्या होता है कि मैकडफ मैकबेथ को मार डालता है और मेलकॉम राजा बन जाता है। मेजर थीम्स क्या है देखिए, एम्बिशन, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसमें एम्बिशन है, एम्बिशन की वजह से ये हमारा हीरो है। लेकिन गिल्ट है, जैसे लेडी मैकबेथ में है। फेट वर्सेस फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि भाई तुमको भाग्य तो विचेस बता रही है, लेकिन तुम्हारी फ्री विल कैसी है। हो सकता है तुम्हारा भाग्य बिल्कुल सही रहता, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी फ्री विल से मर्डर पे मर्डर किया, जिससे कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। सुपर नेचुरलिज्म दिखाने की कोशिश की है। किंगशिप क्या होती है, नेचुरल होती है, बाय बर्थ होती है कि कोई और भी पावर लेकर के बन सकता है। वायलेंस है, और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है कि जो विचेस की कही हुई बात है वो केवल एक अपीयरेंस है, वो रियलिटी नहीं हो सकती। स्टोरी आपको शॉर्ट में फिर से देखिए, विचेस सबसे पहले आती है प्लेस के अंदर, प्ले में वो प्रोफेसी करती हैं। मैकबेथ की एम्बिशन जाग जाती है, वो डंकन का मर्डर कर देते हैं राजा का। मैकबेथ बिकम्स टायरेंट, वो एक के बाद एक मर्डर करना शुरू करता है, रुकता ही नहीं है। फिर लास्ट में मैकबेथ को मार डालता है। फिर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ murder King Duncan to seize the throne. Macbeth then becomes increasingly paranoid. Paranoid का मतलब है, अभी क्वेश्चन आ सकता है, वो पागल जैसा हो जाता है, उसको गिल्ट, वो स्लीप, एक सीन आता है कि उसको नींद आना बंद हो जाती है, तो वो कहता है कि आई हैव नॉट किल्ड डंकन, आई हैव किल्ड माई स्लीप। वो फेमस डायलॉग है इसका। The witches give him apparently reassuring prophecies. तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि जो ज्योतिषी टाइप के लोग होते हैं या जो प्रोफेसीज करने वाले लोग होते हैं, इनकी प्रोफेसीज पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैकबेथ बिलीव्स ही कैन नॉट बी डिफीटेड, बट मेलकॉम्स आर्मी एडवांसेस ऑन डनसिनेन, यानी उसके किले का नाम है, यूजिंग ब्रांचेस फ्रॉम ब्रिनैम वुड, जो मैंने अभी बताया। लेडी मैकबेथ कोलैप्सेस अंडर गिल्ट, वो पागल होकर के वो मर जाती है। फाइनली मैकबेथ रिवील्स दैट ही वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम एंड किल्स मैकबेथ। तो पूरी तरह से मैंने डिस्कस कर लिया है, आराम से आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। अब एक क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द टू प्लेस रिटन बाय जॉन वेबस्टर। अब देखिए ऑप्शन साथ साथ में नहीं, अगले पेज पर है। एक है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, एक है रिवेंजर्स ट्रेजेडी, और एक है द व्हाइट डेविल। तो आपको मालूम है द डचेस ऑफ माल्फी, तो इसका आंसर थर्ड और फोर्थ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है कि वेबस्टर के दो ही प्ले फेमस है, व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी। बाकी के जो दो प्लेज हैं वो किन्होंने लिखे हैं उसका भी हम आंसर ले लेते हैं फटाफट से। देखिए, अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो आप। क्या जॉन वेबस्टर जो है वो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट है? सबको पता होना चाहिए। जैकोबियन का मतलब क्या होता है? 1600 और 3 के से लेकर के 1625 तक की एज को जैकोबियन एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेम्स जो राजा है उसको लैटिन लैंग्वेज में जैकब बोलते हैं, तो जैकब से नाम पड़ गया जैकोबियन एज, और वो क्रूअल्टी वाली एज मानी जाती है। सारे जो ट्रेजेडीज है उसमें क्रूअल्टी बहुत दिखाई है। मेजर वर्क्स में व्हाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी फेमस है। व्हाइट डेविल जो है वो 1612 में आया, और डचेस ऑफ माल्फी जो है वो 1314 में आया, और बाद में ये पब्लिश 23 में हुआ, इसलिए मैंने इनका सीक्वेंस ये रखा है। ठीक है। जॉनरे क्या है? जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसको अपन बोलते हैं सिनिकन इन्फ्लुएंस ट्रेजेडी। सिनिकन वर्ड कहां से आया है? सिनेका से। अब सिनेका का जो रिवेंज ट्रेजेडी होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें गोस्ट होना बहुत जरूरी है, उसमें प्ले विद इन प्ले होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम मान सकते हैं कि उससे इन्फ्लुएंस्ड ये रिवेंज ट्रेजेडी है, जिसके अंदर बहुत खून खराबा दिखाते हैं। ठीक है। व्हाइट डेविल की सेंट्रल फिगर विक्टोरिया कोरम्बोना वर्ल्ड फेमस हीरोइन है, जो अपना केस लैटिन में खुद लड़ती है, जबकि उसने बाकायदा मर्डर किया है लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करती है। डचेस ऑफ माल्फी में जो डचेस है वो अपनी मर्जी से शादी करती है और अपने भाइयों का कहना नहीं मानती है, यानी कि पेट्रियार्की के खिलाफ है दोनों औरतें। ठीक है। अच्छा, फिर डचेस ऑफ माल्फी का जो सीक्रेट हस्बैंड है वो एक स्टीवर्ड है, यानी कि सोशली लो क्लास आदमी से इन्होंने शादी की, तो एंटोनियो बोलोग्ना इनका नाम है। कौन?
डचेस ऑफ माल्फी की डचेस का, इसका रियल नाम नहीं बताया प्ले के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर डचेस के ब्रदर्स के नाम क्या है? फर्डिनेंड, इसको लास्ट में बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसमें वो अपने आप को लोमड़ी मानने लगता है। और ड्यूक ऑफ कैलाब्रिया है ये, और दूसरा इसका भाई कार्डिनल है, यानी कि वो एक चर्च का बंदा है। ठीक है, मेजर विलेन इन डचेस में कौन है? फर्डिनेंड। ये सबसे ज्यादा अपनी बहन को तंग करता है कि उसने शादी क्यों की उनकी मर्जी के खिलाफ। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है कि इस प्ले की इन प्लेज में फर्डिनेंड का ऑब्सेशन क्या होता है कि वो, ये आया हुआ है क्वेश्चन कि उसको ना अपनी बहन से कहीं इंसेस्चुअस ऑब्सेशन है। इंसेस्चुअस ऑब्सेशन का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं मन ही मन अपनी बहन से प्यार करता है, ऐसा माना जा रहा है। इसका फेमस कैरेक्टर बोसोला है जो एक विलन भी है और बाद में ये सुधर जाता है। तो ये मेल कंटेंट है, एज फर्डिनेंड का प्लांट किया हुआ आदमी है, यही सारी रिपोर्ट इनको देता है। फेमस लाइन क्या है? कवर हर फेस, माइन आइज डैजल, शी डाइड यंग, डचेस ऑफ माल्फी का। फेमस वेबस्टर इमेजरी क्या है? डार्कनेस, डिके, डेथ, डिजीज, ब्लड, करप्शन। अब आता है कि भाई जो बाकी के दो प्ले हैं, जैसे अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इसको हम लेते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी की कैटेगरी में। ये टॉमस हेवुड का लिखा हुआ है, ना कि वेबस्टर का, इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो जहां जहां भी ऑप्शन में फर्स्ट होगा वो हम आंसर नहीं लेंगे। फिर रिवेंजर्स ट्रेजेडी किसका लिखा हुआ है? ये सिरिल टूर्नर का लिखा हुआ है, एक नया राइटर है तुम्हारे लिए। हालांकि इसको कई बार मिडलटन के बारे में भी कह दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई ये जो रिवेंजर्स ट्रेजेडी और वुमन किल्ड विद काइंडनेस है, ये वेबस्टर ने नहीं लिखे, ये दोनों किसी और के लिखे हुए हैं जो हमने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि वेबस्टर की भी ट्रेजेडीज हैं और शेक्सपियर की भी ट्रेजेडीज हैं, क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेबस्टर तो जेकोबियन राइटर है, मोस्टली आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, और उसके ड्रामास थोड़े से मैकैबर, मैकैबर का मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा खून खराबा, ज्यादा डार्कनेस, ज्यादा विलनी और ग्रोटेस्कनेस, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डार्कनेस है, थोड़ा करप्शन है, इमेजरी डेथ की ज्यादा है, ये इनके प्लेज में ज्यादा होता है वेबस्टर के। और शेक्सपियर के प्लेज में इतना डार्कनेस नहीं है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि फेस्ट इज अ क्लाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्वेल्थ नाइट इसका आंसर है, जबकि एज यू लाइक इट में भी आपको मालूम है क्लाउन है, टचस्टोन उसका नाम है, जेक्स उसका नाम है, टेमिंग ऑफ द श्रू में क्लाउन मोस्टली नहीं है, मच अडो अबाउट नथिंग में भी नहीं है। तो हमें ये बात पता चली कि भाई फेस्ट, क्योंकि इसका जो क्लाउन है वो टचस्टोन है और जेक्स है, तो हमें पता चल गया आंसर इसका क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ नाइट, है ना। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। अब देखिए इसमें कुछ गाने मैं लेके आया हूं कि फेस्ट कौन है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए इधर फेस्ट ट्वेल्थ नाइट में आता है, फेस्ट कौन है? ओलिविया का प्रोफेशनल फूल है, लाइसेंस्ड फूल है, यानी कि राजा की तरफ से फूल अपॉइंट होता था जो फिलोसॉफिकल बातें करता था, बट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन द टाइटल फूल सजेस्ट। ही इज अ वाइज फूल, कमेंटेटर ऑन द एक्शन, सिंगर एंड विटी ऑब्जर्वर। ये जो शेक्सपियर के फूल्स होते हैं इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसको सीखते हैं कि फेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये ऑब्जर्वर होता है, ये कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर भी होता है और कैरेक्टर्स के ऊपर जो जो भी प्ले के अंदर थोड़ा भी एब्सर्ड सीन होता है ये कॉमिक रिलीफ देता है हंसाकर। अब इसका पैराडॉक्स क्या है कि बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, ये इसका एक डायलॉग फेमस है। अब आता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फेस्ट जो फूल भी है ऊपर से विट है, विट का मतलब है इन्वेंटिव डायलॉग बोलता है, म्यूजिक, गाना भी गाता है, 5 गाने हैं इसके, ट्रुथ बताता है और साथ में हमेशा मेलंकलिक रहता है, उदासी से भरा हुआ रहता है। फिर आता है कॉमिक रिलीफ देता है, आपको मालूम है कि इसके वर्ड प्ले और ह्यूमर की वजह से प्ले में एक कॉमिक रिलीफ आ जाता है। ट्रुथ टेलर है क्योंकि ये फूल है, आपको मालूम है कि फूल लोग जो बोलते हैं लोग ज्यादातर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच बोल रहे होते हैं, है ना। तो ये ड्रामेटिक आयरनी भी क्रिएट करते हैं। सोशल क्रिटिक होते हैं क्योंकि ये जो कुछ भी कहते हैं वो एक शेक्सपियरियन पॉइंट ऑफ व्यू से समाज पे क्रिटिसिज्म होता है। जैसे आपको मालूम है कि एक्सपोजेस द वैनिटी एंड फुलिशनेस ऑफ कैरेक्टर्स सच एज मेलवोलियो। मेलवोलियो जो ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है ये एक प्यूरिटन है, ये किसी को भी एंजॉय नहीं करने देता है, कोई शराब पीता है तो उसको टोकता है, कोई मस्ती करता है तो उसको टोकता है। तो उसको एक्सपोज करना या उसकी वैनिटी, वैनिटी का
क्योंकि इसका खुद का एक मजाक उड़ाया गया कि इसके रास्ते में एक लव लेटर डाल देते हैं कि ये ओलिविया ने लिखा है, और ये खुद मतलब सारे एंजॉयमेंट करना चाहता है, लेकिन दूसरे करते हैं उनको टोकता है, तो उसको अपन बोलते हैं घमंड, दिखावा, कि ये दिखावा करता है, हिपोक्राइट है ये। ऊपर से ये फुलिश है, इसको यही नहीं समझ में आता है कि ये लेटर किसने भेजा है, क्या एक इतनी बड़ी जगह की मालकिन मुझे प्यार कर सकती जबकि मैं एक सर्वेंट हूं। तो ऐसे करके ये सोशल क्रिटिक का काम करता है, कॉन्फेस्ट, और ये हमें मेलवोलियो के छुपे हुए कैरेक्टर्स को सामने लाने में हेल्प करता है। फिर पूरे प्ले के अंदर जो 5 गाने इनके रखे गए उनसे हमें थोड़ा एक म्यूजिकल फंक्शन भी इसका समझ में आता है, इमोशनल फंक्शन समझ में आता है, थीमेटिक फंक्शन समझ में आता है, और वो कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब आ जाओ कि मैंने इनके गानों पे थोड़ा काम किया है, याद रखना है, वर्ल्ड फेमस है। इनका एक गाना आता है एक्ट नंबर 2 में, ओ मिस्ट्रेस माइन, वर्ल्ड फेमस है ये, ठीक है। ये लव यूथ और कार्पेडिम, कार्पेडाइम का जो मतलब होता है कि एंजॉय योर यूथ जब तक आप लोग जवान हो, उसको कार्पेडिम बोलते हैं। कम अवे डेथ, ये थोड़ा मेलंकलिक सॉन्ग है। हे रॉबिन जॉली रॉबिन, ये भी फेमस है, ये अनरिटर्न्ड लव के ऊपर लिखा गया गाना, क्योंकि पूरे प्ले में यही थीम चलती रहती है। आपको मालूम है कि एक आदमी दूसरे अपने सर्वेंट को भेजता है कि तो भाई तू ओलिविया को जाकर के मेरा लव के बारे में मैसेज दे, वो इससे प्यार कर बैठती है, जबकि ये लड़की लड़का बनी हुई है, आपको मालूम है, और ये उससे प्यार करती है। मतलब एक ट्रायंगल, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया प्यार का। तो पूरे प्ले में जो जिससे प्यार कर रहा है, आई एम सॉरी, वो उसको समझ नहीं रहा है, और जो जिससे प्यार नहीं कर रहा है वो उससे प्यार कर रहा है। एक अजीब और गरीब सिचुएशन है, वो गानों के थ्रू दिखाई गई है। बहुत खूबसूरत प्ले है, ठीक है। एक प्ले आता है इनका बहुत फेमस है, ये आई एम गॉन सर, ठीक है। और लास्ट तो है जिसमें बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, पता नहीं क्यों, When that I was and a little tiny boy, ये बहुत ही एपिलॉग भी है इस प्ले का। मतलब इस प्ले में मतलब रेनिंग को लेकर, ह्यूमन लाइफ, सफरिंग, टाइम, इन सब चीजों पे। तो मैं ये गाने लेके आया हूं, ध्यान से देखिए। सर जो इनका फर्स्ट मेजर सॉन्ग है, ये कब आता है देखो ध्यान से, सीन सेकंड, एक्ट सेकंड सीन थर्ड में। सर टोबी और सर एंड्रयू वो लव सॉन्ग के बारे में पूछते हैं, तो वो गाता है कि ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग। और इसका कंक्लूजन बहुत फेमस है कि जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, एवरी वाइज मैन सन डथ नो। तो इस प्ले का एंड भी लवर्स की मीटिंग में होता है, ठीक है। प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, ये बहुत फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, ये एग्जाम में आता है। मर्थ मतलब खुशियां, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, आप अभी खुश हो तो अभी हंसो। व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर, क्योंकि जी लो, आने वाले समय में क्या होगा हमें क्या पता। यूथ इज द स्टफ विल नॉट एंड्योर, क्योंकि यूथ जो है वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे, कार्पे डिम की थ्योरी हो गई ना, कि आप जब तक जवान हो तब तक आप अपनी जवानी को एंजॉय कर लो, ठीक है। तो ये 12th नाइट की थीम है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को डिसीव करने में लगे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि इसके सॉन्ग कह रहा है कि डिस्गाइज को हटाओ, रियलिटी को पहचानो और अपना प्यार पहचानो और एंजॉय करो। कम अवे डेथ एक और गाना है, देखिए। ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी पहली लाइन आपको बता देता हूं। कम अवे डेथ एंड इन सैड साइप्रस लेट मी बी लेड। ये ओ मिस्ट्रेस माइंड का बिल्कुल ऑपोजिट सॉन्ग हो गया। तो ये थोड़ा सा ये मेलंकलिक टोन ले आता है प्ले के अंदर। फिर है हे रॉबिन जॉली रॉबिन, थर्ड सॉन्ग है, ब्रीफ सॉन्ग अबाउट अनरिटर्न्ड लव, आई एम गॉन सर। फेस्ट जो है वो सॉन्ग को प्लेफुल तरीके से यूज करता है जब वो मेलवोलियो से बात कर रहा होता है, तो एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा है, और ये मेलवोलियो के सब प्लॉट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये आपके एग्जाम में। फिर आ गया आपका फाइनल सॉन्ग, ये थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्ट सॉन्ग फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। आओ मैं इसकी डिटेल बताऊं आपको। गाना सुनना है क्योंकि गाना बहुत फेमस है, क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। When that I was and a little tiny boy with hey ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day। बचपना दिखाया है कि समय चलता रहता है, बारिश होती रहती है। मैं बच्चा था, बचपन में मुझे बहुत सारी चीजें नहीं थी। फुलिश थिंग वॉज बट अ टॉय, मतलब मैं गलतियां करता रहता था।
फिर बट व्हेन आई केम टू मैन्स एस्टेट, जब मैं जवान हुआ, विद हे हाउ द विंड एंड द रेन, against knaves and thieves men shut their gate, for the rain it raineth every day। कि मैं थोड़ा चालाक बना दिया गया, है ना, जब बड़ा हुआ तो चालाकी सीख ली, लेकिन समय बढ़ता गया, यानी मैंने प्यार नहीं किया। फिर मैरिज, बट व्हेन आई केम alas to wife, with hey how the wind and the rain, by swaggering could I never thrive, for the rain it raineth every day। कहता है कि मैं खूब घमंड करता गया, शादी वादी हो गई, लेकिन मुझे कोई ज्यादा अमीरी प्राप्त नहीं हुई, मैं ज्यादा पनपा नहीं। फिर लास्ट की लाइन आती है फाइनली, अ ग्रेट वाइल अगो द वर्ल्ड बिगन, with hey ho the wind and the rain, but that is all of one, our play is done। तो आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने फॉल्गर शेक्सपियर लाइब्रेरी से उठाया है, ये जो सॉन्ग है ये दे रखा है वहां पे, ओरिजिनल आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि भाई समय चलता गया, ऐसे हमारा प्ले एंड हो गया, वी विल स्ट्राइव टू प्लीज यू एवरी डे। तो ये एपिलॉग की कैटेगरी में आता है कि अब हमारा गाना भी खत्म हुआ और ये पूरा बचपन, जवानी और शादी के बाद का समय दिखा दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो प्ले है वो इस सॉन्ग में आ रहा है, क्योंकि इसमें लव है, डिस्गाइज है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, कंफ्यूजन है, मैरिज है, और लास्ट में रिकंसिलिएशन है। ठीक है, और लास्ट में कहा कि आवर प्ले इज डन। ठीक है, फिर इसमें बार बार रेन क्यों आ रहा है? इट सजेस्ट दैट सफरिंग, रेन का मतलब होता है भाई सर्दी वाले कंट्री में रेन पड़ रही है तो भीग रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, चेंज, डिफिकल्टी आ रही है, परमानेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इनसे बचने की जरूरत नहीं है। फॉर द रेन इट रेनथ एवरी डे, ये तो समस्याएं लाइफ में हमेशा आती ही रहेंगी। ऐसे करके ये प्ले था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक क्वेश्चन है कि विच प्ले बाय टॉम स्टॉपर्ड हैज अ प्ले विद इन अ प्ले। टॉम स्टॉपर्ड आपको मालूम है मेटा थिएट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए फेमस है, और इन्होंने ज्यादातर प्लेस जो है वो पोस्ट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम बोले कि इनको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो द रियल इंस्पेक्टर हाउंड है ना, इसमें वो क्रिटिक्स बैठे हैं ड्रामा के, और वो एक प्ले के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो प्ले में एक प्ले दिखा दिया, तो ये वैसे भी आपको याद रखना है। इस पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के तर्ज पर लिखा गया है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। फिर भी मैंने आपको देखो इसमें कुछ बता दिया कि भाई इसका आंसर ये है। इसमें मेटा थिएटर है, इसमें पैरोडी है। पैरोडी कहां होती है? मोस्टली देखिए आयरनी और पैरोडी पोस्ट मॉडर्न 1950 के बाद की चीजें हैं। एब्सर्डिज्म जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, कि एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? लाइफ मीनिंगलेस है। और थिएटर विद इन थिएटर का मतलब है इल्यूजन में भी इल्यूजन, जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये एक भ्रम है, ब्लरिंग ऑफ द रियलिटी एंड फिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है देखो। और ये वन एक्ट प्ले है, 1968 में आया। ये 2 लेवल का ड्रामा है जिसके अंदर एक दो थिएटर क्रिटिक्स बैठ के बात कर रहे हैं। एक का नाम मून है, एक का नाम बर्ड बूट है, और वो एक कंट्री हाउस मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं बैठ करके। बट ग्रेजुअली द क्रिटिक्स देमसेल्व्स बिकम इन्वॉल्वड इन द एक्शन ऑफ द प्ले। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टर्स है वो ध्यान से देख लीजिए। मून है, बर्ड बूट है, मिसिस ड्रज है, साइमन गैस्कॉइन है, ये ज्यादा फेमस है। बाकी आपको, आप चाहे तो इसको मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो, आपको कुछ नोट्स बनाने हो, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन रहा है, एक थिएट्रिकल में प्ले विद इन प्ले का भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है जो मैंने अभी बताया था आपको, जिसका नाम था द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लिखा गया है। फिर इसके अंदर इन्होंने मर्डर मिस्ट्री को यूज किया, तो अगाथा क्रिस्टी का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। अगाथा क्रिस्टी एक स्पाई फिक्शन लिखने वाली राइटर है, आपको मालूम होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। थोड़ा सा और पढ़ लो 2 मिनट के लिए, कि भाई जब प्ले विद इन प्ले दिखाते हैं तो क्या होता है। देखिए अगाथा क्रिस्टी का भी नाम आ गया ना यहाँ पे, मैंने बताया था अभी। ठीक है, मर्डर मिस्ट्री है। सिग्निफिकेंस क्या है कि द ब्रिलियंस कम्स व्हेन द बाउंड्री बिटवीन ऑडियंस एंड एक्टर्स, कि जो लोग यहाँ पे ऑडियंस बन के बैठे हैं वो कब एक्टर बन जाए। रियलिटी वर्सेस फिक्शन, क्रिटिक वर्सेस परफॉर्मर, है ना। तो जो इतनी देर से क्रिटिक बना हुआ था, जब वो परफॉर्म करेगा तो उसको नानी याद आएगी कि यार परफॉर्मेंस, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ कर, यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूँ। अब कोई स्टूडेंट सोचे कि यार मैं तो इससे अच्छा पढ़ा देता, तो वो फिर वो इतनी बातें याद रखे इतनी सारी बातें लिंक करना है, उसे ऑन द स्पॉट बिना देखे भी बोलना है, तो फिर जो उसको लगेगा कि नहीं यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो वही सब दिखाने की कोशिश की है कि परफॉर्मेंस एक अलग चीज है और
सोचना एक अलग चीज है। इसके अलावा हम ऑलरेडी बात कर चुके कि रोल प्लेइंग क्या होता है, फेट वर्सेस फ्री विल क्या है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन क्या है, थिएटर और थिएटरिकलिटी क्या है, थिएटर एक अलग चीज है, थिएटर में जाकर के परफॉर्म करना एक अलग चीज है, फिर कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की अलग चीज है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर चीज कम्युनिकेट हो जाए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। फिर पैरोडी और एब्सर्डिज्म है। फिर बताया मैंने आपको कि 68 में परफॉर्म हुआ लंदन क्राइटेरियन थिएटर में, ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर इनके बाकी के जो ऑप्शन है उन पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि एंटर अ फ्री मैन जो है ये एक इनका प्ले है, ये थोड़ा सा अनसक्सेसफुल और ऑप्टिमिस्टिक इन्वेंटर के ऊपर बेस्ड है जो सपने देखता रहता है, उसका नाम जॉर्ज रिले है। तो इसमें फेलियर, ड्रीम्स और एस्केपिज्म को दर्शाया गया है, ऐसा एक प्ले है ये, ठीक है। और इसमें प्ले विद इन प्ले नहीं आता है। फिर जंपर्स बहुत फेमस प्ले है, जंपर्स पे बार बार क्वेश्चन आए हैं। जंपर्स में क्या दिखाते हैं कि ये जो जंपर्स है वो फिलोसोफर्स को दिखाया है इसमें, ये फिलोसॉफिकल कॉमेडी है जिसमें जॉर्ज मूर, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये किसी जमाने में 19th सेंचुरी में फेमस थे, एन ऑक्सफोर्ड फिलोसफी प्रोफेसर है और उनकी वाइफ डॉटी है। द प्लॉट इन्वॉल्व्स अ मर्डर एंड अ फिलोसॉफिकल डिबेट कंसर्निंग मोरालिटी, एथिक्स, गॉड, ट्रुथ, क्योंकि फिलोसॉफिकल प्ले है तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, इसमें जॉर्ज मूर और डॉटी मूर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके अंदर भी आपको मालूम है प्ले विद इन प्ले नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है नाइट एंड डे, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसके अंदर उन्होंने कॉलोनियलिज्म, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, पावर ऑफ द मीडिया, इन सबको डिस्कस किया है। इसका कोई अलग क्वेश्चन बन सकता है। ये फिनिक्स थिएटर में परफॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके अंदर भी प्ले विद इन प्ले नहीं है। तो आपको एक तो इनके प्लेस के नाम याद हो गए इसी बहाने के, भाई एक प्ले है नाइट एंड डे, एक का नाम है जंपर्स, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एंटर अ फ्री मैन, और एक हम जो अभी पढ़ ही रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए, और वो है आपका द रियल इंस्पेक्टर हाउंड, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दूं या मैं इसको शॉर्ट करूं। थैंक यू वेरी मच।